सीरिया के नए अपडेट आज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने सुबह ही सुबह भोर का वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाकर देखिए, ये उसका पार्ट 2 है जो अब उसके बाद चीज़ें हुई हैं। दोस्तों मैं ये बात पहले से कह रहा हूँ, जो हो रहा है ये गलत है। जो साथ दे रहे हैं और आज जिनको बड़ी खुशी हो रही है, कल को उनको तकलीफ होगी और वो खून के आंसू रोएंगे। अब देखिए, इजराइल ने ऐलान किया है कि सीरिया के अंदर दुर्ज और कुर्द दो ग्रुप हैं, ये लड़ाके हैं जो कि बशर अल असद के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं। छोटा संगठन है और इन कुर्द के ही लड़ाकों ने तुर्की के अंदर कई आतंकी और आत्मघाती हमले किए हैं। तवज्जो है, ईरान के अंदर भी इन कुर्द के लड़ाकों ने, कुर्दिश लोगों ने आतंकी हमले किए और आत्मघाती हमले यानी बम लगाया, खुद को उड़ा दिया, खौफनाक हमले। और दुरुज के जो लोग हैं वो भी सीरिया में जगह जगह इसी तरह से हमले कर रहे थे। इस आतंकी संगठन को इजराइल ने इतनी बड़ी शील्ड दी और कहा कि अगर दुर्ज और कुर्द को सीरिया में उनको खतरा हुआ तो हम उनकी मदद करेंगे। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट देखिए, ये जो चूतर से चूतर मिला के मजा ले रहे थे अमेरिका और तुर्की और इजराइल, अब पहला चांटा इसके चूतर पड़ा है तुर्की के। क्योंकि याद होगा कि तुर्की के अंदर इन कुर्दिश लोगों ने तबाही मचाई, आतंकी हमले किए पिछले कई सालों से। 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये 10-20 सालों से सीरिया के अंदर तुर्की बमबारी करता है इन कुर्द के लोगों के ऊपर। कहता है कि ये हम पर हमला करते हैं। तो कुर्द के लोगों के ऊपर बमबारी करने वाला कौन? तुर्की। और अब इजराइल कह रहा है कि कुर्द को बचाएंगे हम, जबकि तुर्की और इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर इन आतंकियों को घुसाया था जो आज रेबल्स के नाम पर पूरे सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। है तवज्जो? तो यानी अभी 4 दिन पहले जो साथ थे तुर्की और इजराइल, अब इजराइल तुर्की के आतंकियों को, जो तुर्की के अंदर घुसकर हमला करते हैं, तुर्की के दुश्मनों को बचाएगा। सीरिया में इस तरह से कभी शांति और अमन नहीं आएगा, हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उधर तुर्की तो इन आतंकियों और रेबल्स के साथ है ही। अब तुर्की का बड़ा बयान आया है, एर्दोगान ने कहा है कि सीरिया के अंदर अब नई पॉलिटिकल वेव है, नई राजनीति है, नई लहर है। सीरिया के भविष्य का फैसला सीरिया के लोग करेंगे और सीरिया के जो लोग हैं उन्हीं का यह सीरिया है, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से और किसी भी मजहब से हो। सीरिया उनका है। Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynel Arab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. 1000 yıldır bu coğrafyada yan yana yaşıyoruz. İnşallah daha nice asırlar boyunca birlik ve dirlik içinde bir arada olmaya devam edeceğiz. Şu hakikati artık herkesin görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Ve Suriye tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır. Ateşe benzin dökmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Jeopolitik hesaplar peşinde koşmanın Suriye halkına katkısı olmaz. अमेरिका, तुर्की और इजराइल के खतरनाक हथियारों से किसी कमजोर मुल्क पर हमला किया जाए तो क्या होगा? हम सीरिया के लोगों को भगोड़ा तो कह रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी जगह पर खुद को रख के देखेंगे तो शायद हम चीजें समझ पाएं। सीरिया में बशर अल असद के लिए लड़ते लड़ते 2000 लोग, आखिरकार जब सीरिया की फौज ही पीछे हट गई तो 2000 लड़ाके भी इराक
रवाना हो गए, चले गए। और वो जो पहुंचे हैं इराक तो बहुत घायल अवस्था में पहुंचे हैं, कई बुरी तरह से घायल हैं, कई बीमार हैं, हालात ख़राब हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो इराक पहुंचे हुए सीरिया के 2000 लड़ाके हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये दो हिस्से आप देखिए, नीचे बिफोर है और ऊपर वाला मैप लेटेस्ट है। नीचे आप देखिए लाल वाला हिस्सा सीरिया का बशर अल असद के कंट्रोल में था, और आज सीरिया का ऊपर वाला हिस्सा देखिए कितना छोटा सा हिस्सा बशर अल असद के हाथ में है, जो कि अब जब आप ये अपडेट देख रहे हैं तो ये और छोटा हो चुका होगा, लगभग सीरिया पर कब्जा हो ही चुका है। लीजिए, सीरिया की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है और सीरिया के एयरफोर्स हेडक्वार्टर, मिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर जो दमिश्क में है, उसको खाली करने का आदेश दे दिया है। गवर्नमेंट ने ही खुद अपने दफ्तरों को और हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री एरिया को खाली करने का आदेश दे दिया। इसका मतलब सब खत्म। रेबल्स पूरी तरह से सीरिया में घुस चुके हैं और बशर अल असद के पोस्टर्स फाड़ते फिर रहे हैं। सीरिया में जो कुछ हो रहा है, इस मुद्दे पर इजराइल अपने ही साथ, अपनी कमांडरों के साथ, मिलिट्री एक्सपर्ट के साथ 3 बार मीटिंग कर चुका है। और सीरिया का जो बॉर्डर इजराइल से मिला हुआ है, उस जगह पर इजराइल ने भारी मात्रा में फौज तैनात की है। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से कंफर्म किया है कि जो कुछ भी हो रहा है सीरिया के अंदर, रूस पूरी तरह से बाहर निकल सकता है सीरिया से। वहीं इन रेबल्स ने एक बार फिर से नए इलाकों में घुसकर पुलिस चौकियों पर कब्जा करके जेल से कैदियों को आजाद करा दिया है। उधर ये लड़ाके रेबल्स आतंकी नए नए गांव और शहरों में घुसकर कब्जा कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करवाकर बता रहे हैं कि हमने इन इलाकों में कब्जा कर लिया है। देखिए, تعلن إدارة العمليات العسكرية عن تحرير محافظة القنيطرة بالكامل ومدينة البعث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر अल्लाहु अकबर। सीरिया की सरकार के पलमेरा एयरबेस यानी मिलिट्री बेस भी है, वो वहाँ पर मिसाइल भी तैनात है, मिसाइल बेस है। पलमेरा के इलाके में मिसाइल बेस है। उस मिसाइल बेस पर पूरे पलमीरा में, सीरिया में घुसे हुए इन आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिफज़लिल्लाहि तआला من قبل المجاهدين الأحرار الذين سيطروا على المستودعات 410 وهذه من الداخل والحمد لله رب العالمين. تكبير 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 الله أكبر والعزة لله. انصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والخنازير انسحبهم لعنة الله عليهم. الحمد لله. सीरिया के अलग अलग हिस्सों में फाइटर जेट तैनात थे। उन फाइटर जेट पर भी इन रेबल्स ने कब्जा कर लिया है और उन फाइटर जेट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। أبو مطر أبو مطر يا ولد اربطها من حلقة يا ولد يا ولد اربطها من حلقة. لا دايعة عتقاد لا دايعة قادة يلا كان دايع لا دايعوها يلا دايعوها يلا
دايح دايح دايح. उधर अब ईरान ने अभी मैंने 4 मिनट पहले ये बात कही थी, पहले की रिपोर्ट में भी ये बात कही है। ईरान ने वही बात अब कही। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो कुछ भी सीरिया में हुआ और हो रहा है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं रहेगा, जो सीरिया के पड़ोसी मुल्क हैं, अब वहाँ भी इसी तरह का खतरा मंडराता रहेगा। बात सही है। हालात इतने ख़राब हैं कि ये तस्वीर देखिए, सीरिया के फ़ौज बेचारे जो फ़ौज में थे, वो अपनी जो यूनिफॉर्म है फ़ौजियों की, वो चुपके से रास्ते में ही उतार कर घर के यानी सिविल कपड़े पहन रहे हैं, सिविलियंस जैसा दिखने के लिए, ताकि आतंकवादियों की नज़र में ये ना आए और इनकी जान बच जाए। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की एक बार फिर से जीत हो गई है। इजराइल ने कहा है कि बशर अल असद के फौजी बहुत ही तेज़ी से सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं, हमारी उन पर पूरी नज़र है, हमने बॉर्डर अपने ब्लॉक किए हुए हैं, हम उनको अपने यहाँ आने नहीं देंगे। और आज जो हालात हो गए हैं, क्योंकि सीरिया के फौज खुद सीरिया छोड़कर भाग रही है, तो अब ईरान, रशिया और हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर सकते सीरिया में। उधर जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो गई। सीरिया के कुछ फौजियों ने मौत की डर से, या होते हैं कुछ कि खाते सरकार का है लेकिन सरकार से खुश नहीं होते, वो लोग, ऐसे लोग उन रेबल्स आतंकियों के संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, الله اكبر ولله الحمد. تأمين انشقاق 11 عسكري من تل الشيح كناكر. الله اكبر الله اكبر. غرفة عمليات تحرير دمشق. غرفة عمليات تحرير فتح دمشق. غرفة عمليات فتح دمشق. الله اكبر. تأمين انشقاق 11 عسكري مين كان على التل منكم؟ من اللواء 121 تل الشيح كناكر. الله اكبر والعزة لله. सीरिया में लगभग रेबल्स ने कई इलाकों में, गलत बोल रहा हूं भाई, पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है। जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उसमें कब्जे के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुशियां मना रहे हैं। वहीं बशर अल असद के खिलाफ जो वहाँ की आवाम है, जो विपक्ष की पार्टी को सपोर्ट करने वाली थी, वो भी सड़कों पर आकर उन रेबल्स के साथ खुशियां मना रही हैं, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन। क्योंकि अब पता है कि ये ही अब सरकार चलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तालिबान का एग्जाम्पल दूंगा। तालिबान के खिलाफ थे अफगान के लोग, लेकिन तालिबान की जब सरकार बन ही गई तो आम आदमियों ने क्या किया और क्या ही कर सकते हैं। या यूँ कहूँ, 3 ऑप्शन है, या तो तालिबान के हाथों मारे जाओ, या अफगानिस्तान से भाग जाओ, या फिर तालिबान को एक्सेप्ट कर लो। तो ये वही एक्सेप्ट करने का वीडियो है और खुशियाँ मना रहे हैं। हाल ये है कि कहा जा रहा है कि बशर अल असद कहीं ना कहीं सीरिया में छुपे हुए हैं, और अब बैटिंग चल रही है ऑनलाइन, और दुनिया की सबसे बड़ी शर्त इसी चीज़ में लग रही है कि 60 से 63% चांसेस हैं कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग जाएगा। हजरात, सीरिया लगभग ख़त्म हो चुका है, खलास, अब कुछ नहीं बचा। अब दुआ कर सकते हैं यही कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कुछ गलत ना हो, जो हो रहा है वो बंद हो जाए। ख़ासकर
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मुसलमानों को एक दूसरे से नफरत करना बंद करना होगा। एक दूसरे से नफरत जब तक ये बंद नहीं होगी, दुश्मन जीतता रहेगा और हम कमज़ोर रहेंगे। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐलान और, हमारी कौम के जो नौजवान हैं आज के, भाई वो पढ़ाई लिखाई में नहीं है इंटरेस्टेड, और असल में उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। जो दूसरे लोग हैं उनके घर के लोग भी पढ़े लिखे, हमारे ज़्यादा बैक चले आइए पीछे की तरफ, तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग इतने नहीं मिलेंगे, तो हमें गाइड करने वाला कौन है। अब मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो पढ़ना ज़रूरी है। अब अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं कुछ लोगों को नौकरी दे सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अपनी टीम है, और लोगों को मैं हायर कर सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और बैकग्राउंड कमज़ोर हो, लेकिन कुछ तो आता हो। इसीलिए मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2 साल से हम एडिटर तलाश रहे हैं कि कोई अच्छा एडिटिंग करने वाला एडिटर मिल जाए। एडिटर, वीडियो एडिटिंग करने वाला, जिस तरह से आप हमारी वीडियो देखते हैं, अच्छी खासी उसको प्रीमियर प्रो की नॉलेज हो, एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है, फोटोशॉप की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स की नॉलेज हो, पोस्टर बैनर बना ले, वीडियो अच्छे से प्रोफेशनली एडिट कर ले। सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, सैलरी जो मांगेगा हम दे देंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, मुझे पूरे हिंदुस्तान से कम हज़ारों मुसलमानों की ईमेल आ गई है। उनमें से 500 ऐसे जाहिल हैं जिन्होंने रिज्यूम तक अटैच नहीं किया है, बायोडाटा अटैच नहीं किया है। और उन 500 लोगों में जिन्होंने बायोडाटा भेजा है, उनमें से 200 लोग भी एडिटर नहीं हैं। तवज्जो चाहूँगा, मैं ये अपना मुसलमानों का हाल बता रहा हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। उनमें से सिर्फ 200 लोगों को, जो है मान लीजिए 100-150 लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रीमियर प्रो की, एडोब प्रीमियर प्रो की। एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है। उनमें से ज़्यादातर वो हैं, अपने आप को एडिटर कह रहे हैं, जो VN, कैपकट, मोबाइल में बैठ के एडिटिंग करके अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि 1-1.5 लाख रुपये वो कमा लेंगे बिना डिप्लोमा, बिना डिग्री, मोबाइल में एडिटिंग करके उनको। हाँ, और कुछ बच्चे, कुछ 150 ऐसे हैं कि ना बायोडाटा है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और काम क्या कर रहे हैं वो दूसरी फील्ड में काम किया उन्होंने, कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, मैं टेक्निकल में हूँ, मैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ। अरे भाई, मांगा मैंने क्या है, हमारी कौम को देखिए, मांगा मैंने क्या है, एडिटर, वीडियो एडिटर। रिज्यूम कौन भेज रहा है, बायोडाटा कौन भेज रहा है, जी मैं प्लास्टिक इंजीनियर हूँ, जी मैं ड्राइवर हूँ, भाई मैंने 4 साल ओला चलाई है। अरे भाई क्या हो गया, अगर मैं रख भी लूँ मोहब्बत में तुम्हारी, तो काम तो तुम्हें ही करना है माउस पकड़ के। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि बेटा अब करो काम, और उसके बाद तुम हमारे पिछवाड़े पे 1 साल बाद लात मार के भाग जाओ कि हम तो भाई दूसरी कंपनी में काम करें, वहाँ बढ़िया मिल रहा है, तो हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा हो चुका है पहले मेरे साथ। कईयों को नौकरी पे रखा, 4-4 महीने ट्रेनिंग दी, सिखाया सब कुछ, माउस पकड़ना नहीं आता था, पढ़ाया, लिखाया, समझाया। पता चला यहाँ काम करते करते अचानक उनकी काम की स्पीड 0 हो गई। अब यहाँ झूम रहे हैं, सो रहे हैं। अब भाई क्या हुआ, सोया नहीं क्या? नहीं भाई, वो कल इंतकाल में गया था, परसों खाला के गया था, तरसों शादी में गया था, यही चल रहा है। पता क्या चला कि भाई साहब हमारे दफ्तर में आके काम कर रहे हैं, और घर पर जाने के बाद सोने के बजाय अपना YouTube चैनल खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ से पूरा सीख के अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं। 2 साल पहले की बात है, लात मार के निकाल दिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया? आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं मजबूरी में। ओवर कॉन्फिडेंस में आके भी ऐसे लोग, इसीलिए कहता हूँ हमारे कौम में पहले तो वफादारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो भाई ईमानदार रहो। दूसरी बात, मुझे वीडियो एडिटर ही चाहिए। यूपी ब्रांच में हमारे सारे एडिटर मौजूद हैं। हमें चाहिए दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए भी हैं, हमें दिल्ली के लिए बंदा चाहिए। दिल्ली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग आती है उस सॉफ्टवेयर में करना, तो आप आज ही हमें रिज्यूम
razagarafi@jobs@gmail.com पर अपना बायोडाटा, लेटेस्ट बायोडाटा अपने वर्क लिंक के साथ कि आपने किस किस वीडियो को एडिट किया है वो आप हमें भेजिए। हमें लगा कि आपका काम ओके भी है तो आगे की ट्रेनिंग हम देंगे आपको 10 दिन, हम पढ़ाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे और उसके बाद आप हमारे यहाँ जॉब कर सकेंगे। जैसा ये नहीं भाई कितने तनख्वाह दोगे भाई, अरे जितना अच्छा काम करोगे उतनी अच्छी तनख्वाह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि हमारी कौम में मैं ये आपको अपडेट दूंगा और ये भी ज़रूरी है बताना, आप घर के ही तो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कौम में कितने पढ़े लिखे। अब हमारे यहाँ एक दिक्कत और ये है, एक बंदा एक लाइन में कामयाब हो गया तो सारे उसके पीछे रेल लगा के मैं भी यही करूँगी, मैं भी यही करूँगा। अब वो मेकअप आर्टिस्ट कोई कामयाब हो गया तो सारी कौम की लड़कियाँ मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी। बीच में ट्रेंड आया कि लड़कियाँ टीचिंग कर रही हैं, भाई टीचिंग में बढ़िया स्कोप है, पूरी कौम की लड़कियाँ टीचर बनने में पहुँच गई, चलो हम भी टीचर बनेंगे, हम भी। अरे थोड़ा गूगल करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ तो बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़कर जो इसने कर लिया वही मैं करूँगी, जो इसने किया यही मैं करूँगा। मुझे देख के पूरा मोहल्ला यूट्यूबर बना पड़ा है, मुझे देख के मेरा पूरा मोहल्ला यूट्यूबर, मेरे जो साथ कैमरा लेके घूमने वाले लोग थे आज मेरे सामने ऐसा करके चलते हैं कि कितने बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अल्लाह उन्हें बनाए भाई। लेकिन इतनी अकड़, इतने घमंड के साथ 2 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हो और अपने आप को तुर्रम का समझो। हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन यहाँ पर हैं, 3.25 मिलियन दूसरे चैनल पर हैं। हम ज़मीन से चिपक के चलते हैं, 4 इंच झुक के सबको सलाम कर दें। उनमें देखो अपने आप को मैं आज भी अकेला सड़क पर चलता हूँ, कभी 5-6 लोग यूँ ये वाला हिसाब नहीं है भाई। तो ये कुछ कौम की कमियां हैं हमारी, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि ज़रूर हमें एडिटर मिलेगा और मैं कई बार पोस्टर डाल चुका हूं, ऐड डाल चुका हूं, जो लोग रिज्यूम भेज रहे हैं वो एडिटर नहीं है, मुझे एडिटर ही चाहिए। अल्लाह वालों एडिटर कोई हो तो ही मुझे मेल करे वरना ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।